आए मेरे चैनल त्यागी एकेडमी में फिर से। मेरा नाम है अक्षत त्यागी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। मैंने देखा कि बहुत से बच्चे मुझसे कह रहे थे कि पहले 12th की फिजिक्स करिए, क्योंकि अब वो 11 छोड़ के 12th में आ चुके हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ। तो अब हम पहले 12th की फिजिक्स करेंगे पूरी, उसके बाद करेंगे केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद आएंगे मैथ के ऊपर। तो आज हम करने जा रहे हैं 12th की फिजिक्स शुरू। तो सबसे पहला चैप्टर आज हम उठाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आइए इसे शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब जैसे हमारा मास था, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मास एक अलग अपने में एक अलग क्वांटिटी थी, उसी तरह से हमारी चार्ज एक अपने में अलग क्वांटिटी है। ना इसको कोई क्रिएट कर सकता है, ना इसको काट सकता है, ना बांट सकता है। बस ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये इस तरह से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन जाती है हमारी चार्ज। तो चार्ज है वो 600 BC के अंदर ग्रीक में जो है इसको डिस्कवर करा था कि दो प्लेट थे, उनको रब करा कि इसमें तो चार्ज आ गया, ये गर्म हो गया। इस तरह से जैसे वो लोहा था उसको घिसते रहे तो उसने फिर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। पहले टाइम में लोहे से करते थे। तो इस तरह से उन्हें पता चला कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है। तो ये ग्रीक 600 BC से डिस्कवर हुआ। तो हमें इसके बारे में ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना है हमें इसकी। तो हम सिंपली चार्ज की हमारी SI यूनिट क्या होती है। चार्ज की हमारी SI यूनिट क्या होती है। चार्ज की हमारी SI यूनिट आप सब पढ़ के आए हैं, कूलम होती है। कूलम होती है, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कूलम। उन्होंने डिस्कवर करी थी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और जो हमारा चार्ज होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं C से, जो है कूलम। ये कूलम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करी। तो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चार्ज दो तरह के होते हैं। एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है नेगेटिव। ये हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चार्ज कोई तीसरी तरह का नहीं होता है। चार्ज ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दो चार्ज हमने आज तक पढ़े हैं। और हमको ये भी पता है कि पॉजिटिव जो होते हैं वो रेपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव जो है वो भी रेपेल करते हैं। तो इस चीज को हमने इस तरह से पढ़ा था कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रेपेल करते हैं। एक रेपेल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भगाना। एक दूसरे को ऐसे करके दूर भगाते हैं। ये पास बनाएंगे तो दूर भगाएंगे। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक पढ़ा था कि नॉर्थ के साथ में कभी भी एक साथ नहीं रख सकते, साउथ को नहीं रख सकते। इसी तरह से चार्ज अगर पॉजिटिव है तो एक साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। दूसरा जो हमारे अगर एक अपोजिट साइन के पॉजिटिव और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को दूर नहीं जाने देंगे, और अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को पास नहीं आने देंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो सिंपल सी बात ये है कि लाइक चार्ज, ये जो लाइन है अब तक ये काम की चीज निकल के आई है, और ये सब आपको पहले से पता था कि कूलम C होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस। चार्ज ये रहा हमारा, और मास के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। चार्ज जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। पर आपने कभी सुना है कि मास नेगेटिव हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। तो मास हमारा होता है हमारा पॉजिटिव। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ गया। हम चार्ज और मास में डिफरेंस देख रहे हैं। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी। आइंस्टाइन ने दी थी m0 1 - v²c²। इस इक्वेशन की मदद से जब भी कोई बॉडी लाइट की स्पीड के आसपास मूव करती है तो उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है। पर चार्ज जो है वो उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मास इज डिपेंडेंट टू स्पीड। मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। अगर वो लाइट की स्पीड के आसपास वो चल रहा है तो इसका मतलब उसके मास थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। पर हमने आज तक कभी लाइट की स्पीड के बारे में कभी ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो तो बहुत स्पीड से घूमते हैं, उसके आसपास होते हैं 10⁶, 10⁵। लेकिन हमने आज तक पढ़ा है कि इतनी स्पीड से कोई रॉकेट भी नहीं छोड़ा जाता है। लाइट की स्पीड से थोड़ा आसपास होता है तब तो चलता है, तो मास चेंज होता है। बाकी वो पॉइंट में मास चेंज होता है जो हमारी नियरली ऑब्जेक्ट में होता है, जिसने 100 किलोमीटर इन 100 किलोमीटर पर सेकेंड 100 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं
100 किलोमीटर पर आवर, ये सब जो होता है इन सब में हमारा थोड़ा बहुत पॉइंट में मास चेंज होता है तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है कि स्पीड तुम बढ़ाओगे तो हमारा मास धीरे धीरे बढ़ेगा। चार्ज जो है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। तुम स्पीड का कुछ भी कर लो, तुम्हारा जो चार्ज है वो तो स्पीड से उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये हमने चार्ज और मास के बीच में बेसिकली थोड़े बहुत डिफरेंस देख लिए। पर एक बात याद रखना, चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि तुमने चार्ज किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करा तो तुम्हारा मास ट्रांसफर होगा नहीं। चार्ज जो है वो हमेशा मास को लेकर चलता है। जैसे आपने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ पॉइंट मास तो होगा, किसी उस बॉडी के हिसाब, इस बॉडी के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट मास तो होगा इलेक्ट्रॉन के पास। तो चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ उसमें मास ट्रांसफर जरूर होगा। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। ठीक है, देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या, आपको पता है जब भी किसी चीज में कंजर्वेशन लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ना ही चीज वो क्रिएट हो सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। उसी चीज को हमें लिखना है बस, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but it only transfer from one body to another। तो चार्ज जो है वो सिर्फ एक बॉडी से अनदर में जा सकता है और उसे हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे हाथ में चार्ज का कुछ भी नहीं है, ना उसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। यही चीज हमारे हाथ में है चार्ज को लेकर। इसी चीज को हम ऐसे कह सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये इसी बात को हमने सिंपल में कह दिया कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट, अब आप देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम है कि ना उसका टेम्परेचर प्रेशर हम बीच में चेंज ना करें, ना उसका टेम्परेचर चेंज करें, वरना इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। हो सकता है वो बाहर कूद जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बैलेंस छोड़ दे, उनको कम एनर्जी चाहिए हो इलेक्ट्रॉन को। आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं, वो बाहर चले जाए। प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर और अदर जो चीजें हैं उनको हम एसटीपी पे रखें, एसटीपी एंड एनटीपी पे रखें। जो एक फिक्स स्टैंडर्ड है उसमें जो हमने फिक्स कर रखा है, जो हमारा फिक्स है उसी पे रखें किसी भी चार्ज को। तो टोटल चार्ज जो है वो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि जो कोई भी चार्ज है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। तो फिक्स अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि 1E जो है ओनली द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है और जो एग्जिस्ट करता है वो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज।
और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है और जो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एग्जिस्टेबल कंडीशन में रख पाता है वो होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो है हमारा ये। और हम देखते हैं एक चीज मैं आपको और बता दूं याद रखने लायक, चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज जो है हमेशा इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में फाउंड होता है। इसका मतलब ये है कोई भी हमने चार्ज है क्यू, वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल एन ले लिया और ये ले लिया ई, प्लस माइनस इसलिए लगाया कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर जो है एन जो है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पर जो एन है वो इंटीजर होना चाहिए। तो ये हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बात सिंपल सी समझ में आती है कि कोई भी चार्ज जो है वो इसी का, जो हमारा एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसी का जो होगा कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर कोई चार्ज हमारा ट्रांसफर हो रहा है, कोई चार्ज हम किसी से ले रहे हैं, किसी बॉडी पर दे रहे हैं, तो वो जो ट्रांसफर हो पाएगा उसकी यही कंडीशन है कि वो ई का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल हो, तभी जाके हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। इस पर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आर चार्ज ऑफ +8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम is given to a body। क्या आप इतना चार्ज किसी एक बॉडी को दे सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम? सिंपली देखते हैं, इस फॉर्मूले में रखें प्लस माइनस एन इस वाले फॉर्मूले में रखें Q इक्वल्स टू एन, इसमें रख के देखते हैं अगर हमारा जो n है वो इंटीजर आ जाए तो यस ये चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा n जो है इंटीजर आना चाहिए। और जो e की वैल्यू में पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, e की वैल्यू हम जानते हैं, रख के देखते हैं। तो n क्या हो जाएगा Q अपॉन e। इस तरह से Q हमारा क्या है 8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस तरह से हम 10⁻⁻19 को ऊपर भेजेंगे, 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻19 है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाके ये 80 होगा क्योंकि यहाँ पे एक 10 बचता है। इससे आपको ये सब करना आता होगा आई होप। और इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो ये सिंपली हमारा आंसर आ गया है 50, क्योंकि यहाँ से भी ये किया गया है 100, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 50। इसका मतलब आपका n आ रहा है 50। आप सभी को पता है कि 50 एक इंटीजर है, 50 एक इंटीजर है। तो इस तरह से हमारा जो चार्ज है ये किसी भी बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें चार्ज ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा एक n जो है वो इंटीजर के अंदर आता है। तो अब हम देखते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, वेज टू चार्ज है बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कुछ तरीके होते हैं। कोई बॉडी न्यूट्रल है, किसी बॉडी पे कोई चार्ज कमी है, कोई ज्यादा है, तो चार्ज करने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो इसमें आप सिंपल से ये याद रख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन का। बॉडी जो होती है उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो हाईली नेगेटिव है, उसमें मतलब नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सिस ऑफ E माइनस। उस पे इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा है। और आप यहाँ पे लाए एक न्यूट्रल बॉडी लाए, तो ये जो न्यूट्रल बॉडी लाए तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो आपने एक न्यूट्रल बॉडी को लाके उसके सामने आपने रख दिया एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक बॉडी। तो जब आपने ऐसा करा तो जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो गए दूसरी बॉडी के ऊपर, तो ये भी यहाँ पे भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था वो हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जो था न्यूट्रल से बढ़ के कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा इसके ऊपर। तो ये जो बॉडी है इसको आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, इस बॉडी को आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। कैसे कर दिया? सिर्फ एक एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बॉडी के कांटेक्ट में लाए, तो ये जो बॉडी बची हुई थी हमारी न्यूट्रल जो थी ये हमारी एक्सिस नहीं नेगेटिवली चार्ज कर दिया हमने इस बॉडी को सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट से। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, हम एक बॉडी लाते हैं, टोटली नेगेटिव चार्ज होती है उसमें, एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज,
एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज कूट कूट के भरा हुआ है। अब हम एक बॉडी लाएंगे ए, अब हम एक बॉडी लाए ए, इसके पास ले गई। ये जो एक बॉडी है ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है बैलेंस है, पर जो ये नेगेटिव चार्ज है एक्सिस में है, ये चाहेंगे हम इसकी न्यूट्रलिटी तोड़ दें। ये गए इसके पास भाग के, नेगेटिव जो चार्ज था एक्सिस था वो न्यूट्रल बॉडी के पास गया, तो इस बॉडी के पास ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ तो इसका पॉजिटिव रहेगा ना, जो नेगेटिव था इसका ये न्यूट्रल था, तो इसके पास अब नेगेटिव ज्यादा हो गए। हमने इससे कनेक्ट कर दिया एक बी बॉडी को, वो भी न्यूट्रल थी, वो बी बॉडी न्यूट्रल थी, तो अब इससे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें ट्रांसफर हो गए। और हमने जब इतना काम कर लिया, अब हमने इन तीनों का अलग कर दिया। इसके पास से ज्यादा एक्सिस थी, इसके पास नेगेटिव चार्ज की, तो इसके पास से थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। ए जो है वो अब न्यूट्रल बन चुका, ए न्यूट्रल था और न्यूट्रली ले लिया हमने, क्योंकि अब जो एक्सिस थी इलेक्ट्रॉन की वो उसने बी पे छोड़ दी, और उसने बिना एक्सिस वाली के पास पहुंचाए, इसको कहते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट वाली, इसको कहते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट। बिना कॉन्टैक्ट के बी वाली को बिना इसके पास पहुंचाए आपने एक काम करा, दूसरी बॉडी का सहारा लेके पहले उसको नेगेटिवली चार्ज करा न्यूट्रल को, उस न्यूट्रल से आपने एक न्यूट्रल बॉडी कनेक्ट कर दी, और ये अब न्यूट्रल नहीं रहा था क्योंकि इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे न्यूट्रल से इसके पास से ज्यादा गए थे, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया था। वो जो नेगेटिव चार्ज था आप एक न्यूट्रल बॉडी लाए, उस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर आपने ट्रांसफर करा दिया, तो अब ये बन गई नेगेटिवली चार्ज, और ये जो था ये एक्सिस वाले से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं था, ये इतनी दूर था, पर फिर भी आपने इसे किसी न इस तरीके से नेगेटिवली कर दिया चार्जिंग बाय इंडक्शन से। ये थी हमारी बी बॉडी, तो ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, आप भी कोई दो बॉडी लीजिए, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, यहाँ पे उसके पास कुछ एटम होंगे, ठीक है, यहाँ बॉडी इसके पास कुछ एटम होंगे, पूरी बॉडी एटम से बनी है, पर हमने मान लिया कि यहाँ पे कुछ एटम्स है इस बॉडी के पास। अब हमने क्या करा, इनकी रबिंग करा दी। जब भी बॉडी रब होती है, आपने देखा किसी भी अपने हैंड्स को रब कीजिए तो ये गर्म हो जाते हैं। हमने रब करा, गर्म क्यों हो गए, क्योंकि हमारे इस हैंड से या फिर इस हैंड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगा एक दूसरे में, इसलिए हमारी जो बॉडी है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रब करते रहेंगे तो उसमें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रबिंग से क्या होगा, हमारी थर्मल एनर्जी बनी हमारी, हमारे हाथ गर्म हो रहे हैं। हमारे हाथ गर्म क्यों हो रहे हैं, ये हमारी थर्मल एनर्जी बनी। उसके बाद ये थर्मल एनर्जी से हमारा एक काम होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने लगेंगे। रबिंग से हमारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दिया हमने, और ये जो हमारा हाथ गर्म हुए, इस थर्मल एनर्जी का यूज करके ये एनर्जी हमारे मिली इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे हमारे हाथ में मिली इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे हमने कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिए उनको रब करा, तो हमारी जो थर्मल एनर्जी थी उसका यूज करके ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे पे इस पे ट्रांसफर हो गए, इस पे ट्रांसफर हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे, इसके इस पे हो गए होंगे। इसी तरह से हमने करा दिया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी को चार्ज कर दिया बाय फ्रिक्शन, एक बॉडी को हमने चार्ज करना सीख लिया, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि चार्ज ट्रांसफर ऑफ चार्ज के साथ हमेशा आप याद रखना, ये ट्रांसफर ऑफ मास जरूर होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इधर उधर गए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन गए हैं, इनके पास कुछ ना कुछ मास होगा, तो जब भी आप किसी चार्ज का ट्रांसफर कराएं तो हमेशा ये याद रखें कि आपका मास का ट्रांसफर भी साथ साथ हो रहा है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ हमारा आपका मास का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ये हमने सिंपल से आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीख लिया। सबसे पहले हमने सीख लिया कि चार्ज क्या होता है, उसके बारे में बेसिक चीजें जो हमें पता थी। उसके बाद हमने सीख लिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसके बाद हमने सीखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है वो किसी मल्टीपल इंटीजर्स में होता है, ई के 1.6 × 10⁻⁻19 पर कूलम। तो हमने ये सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करने के वे। तो तीन तरीके सीखे। पहला था कंडक्शन, कि बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखिए न्यूट्रल और एक्सिस वाली को, तो अपने आप वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा था विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, तीसरी बॉडी का सहारा लेके उसको करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब हमारा था तीसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दो बॉडी को रब कीजिए, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे। उसके बाद आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी साथ साथ होगा।
तो गाइज आज के लेक्चर में हमने ये सब सीख लिया, मैंने उसको आपको समझने में शॉर्ट बता दिया कि आज हमने क्या क्या सीखा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं 12th की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जरूर दूंगा, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर। ऐसा हो सकता है कि पहले एक फिजिक्स का चैप्टर, फिर एक केमिस्ट्री का चैप्टर, फिर एक मैथ का चैप्टर। ओके गाइज।